बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। आज हम फिजिक्स में बिल्कुल आखिरी चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 20। इसका नाम है न्यूक्लियर रेडिएशंस। इस चैप्टर में हमने थोड़ा सा न्यूक्लियर रेडिएशंस के बारे में पढ़ना है और ऐसी डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है जिनकी मदद से हम न्यूक्लियर रेडिएशंस को डिटेक्ट करते हैं। देखिए, पिछले चैप्टर में मैंने आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है। तो ऐसे जो न्यूक्लियस होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा होता है वो अनस्टेबल होते हैं। वो क्या होते हैं? वो होते हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब है कि वो जो है बेचैन होंगे, गैर मुतमईन होंगे और अपने अंदर जो उनके पास इतने ज्यादा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जमा हुए में ये उनको रेडिएशंस की सूरत में डिस्चार्ज करना शुरू कर देते हैं। इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी और इन एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा है, जिसका मतलब होता है कि उनके न्यूक्लियस में 82 से ज्यादा प्रोटॉन्स हैं और उससे ज्यादा न्यूट्रॉन्स हैं। तो काफी पार्टिकल्स, काफी न्यूक्लियॉन्स उनके न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ऐसा न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होता है। क्या करता है जी? लूज करता है वो पार्टिकल्स, लूज करेगा वो अपने जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स जो है, इन पार्टिकल्स को वो लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। रेडिएशंस की सूरत में वो अपने पार्टिकल्स को लूज करता रहता है। इस फिनोमिना को हमने नाम दिया था रेडियो एक्टिविटी का। फिर हमने देखा था पिछले ही चैप्टर में कि रदरफोर्ड नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने हमें बताया था कि ये जो रेडिएशंस हमारे पास न्यूक्लियर, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये जो रेडिएशन इमिट कर रहे होते हैं, ये एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन किस्म की होती हैं। एक कहलाती है अल्फा रेस, एक कहलाती है बीटा रेस और एक कहलाती है गामा रेस। तीन किस्म की रेडिएशन जो है वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है वो इमिट करता है, अल्फा बीटा गामा। प्रॉपर्टीज भी हमने इसकी पढ़ी थी, तीनों रेडिएशंस की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा नीचे रिपीट कर देता हूँ। अल्फा रे, अल्फा रेस के बारे में मैंने आपको बताया था कि दे आर पार्टिकल इन नेचर, दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये जो अल्फा रे होती है ये पार्टिकल्स से मिलके बनी हुई होती है, यानी बहुत सारे ऐसे छोटे 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 पार्टिकल्स मिलकर एक अल्फा रे बनाते हैं और इन पार्टिकल्स को हमने नाम दिया था अल्फा पार्टिकल्स का। फिर मैंने आपको एक अल्फा पार्टिकल के बारे में बताया कि एक अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में होता क्या है। एक्चुअल में वो हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है, यानी हीलियम न्यूक्लियस होता है जी अल्फा पार्टिकल। और अगर हम हीलियम एटम के न्यूक्लियस को देखें तो उसके न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये है जी एक अल्फा पार्टिकल। हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है जिसमें दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं होता, जबकि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दैट इज वाई ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये न्यूट्रॉन्स की तरह न्यूट्रल नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स की तरह नेगेटिव चार्ज नहीं होता, बल्कि इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है। वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो क्या है, एक्चुअल में वो हीलियम न्यूक्लियस है और हीलियम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन की वजह से डबल पॉजिटिव चार्ज आया होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था बीटा रेस के बारे में। दूसरी जो रेडिएशंस निकलती हैं हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से, उनको हम कहते हैं बीटा रेस। बीटा रेस भी अल्फा की तरह पार्टिकल नेचर की होती हैं। इनके पार्टिकल्स को हम कहते हैं बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि बीटा रे भी आपकी ऐसी डॉटेड 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 पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होगी एंड दिस पार्टिकल इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल। अच्छा, बीटा पार्टिकल क्या होता है जी? बीटा पार्टिकल एक्चुअल में एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि बहुत तेज भाग रहा होता है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। तेज क्यों भाग रहा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में से जनरेट हुआ है, ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होता तो ये स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन होता, लेकिन ये न्यूक्लियस में से निकला हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, लिहाजा ये बीटा पार्टिकल पे क्या चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज रेज होती है। तो हो गई जी एक तीन किस्म की जो रेडिएशन है अल्फा बीटा गामा, उसमें अल्फा जो है उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा पे नेगेटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल
अल्फा रे अल्फा पार्टिकल से मिलके बनती है, बीटा रे बीटा पार्टिकल से मिलके बनती है। अल्फा पार्टिकल क्या है जी, हीलियम का न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कैद हुए हैं। जबकि बीटा पार्टिकल क्या है जी, एक इलेक्ट्रॉन है जो बहुत तेज भाग रहा है। तीसरी किस्म की जो रेडिएशन इमिट होती हैं उनको हमने नाम दिया था गामा रेडिएशंस का। ये पार्टिकल नेचर की नहीं होती, यानी ये अल्फा बीटा से डिफरेंट हो गई, क्योंकि अल्फा बीटा पार्टिकल नेचर की थी, ये पार्टिकल नेचर की नहीं होती, बल्कि ये फोटोन से मिलके बनी हुई होती है। और ये जो फोटॉन्स हैं, ये हमने पढ़ा है जी कि लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन। और फिर हमने लाइट पर पढ़ा था कि जी लाइट जो है वो इस जैसी बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी पढ़ा था कि हमारे पास कुल टोटल 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, लाइट वेव और अल्ट्रा वायलेट वेव, एक्स रेज एंड गामा रेज। ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब है कि इनका नेचर सेम होता है, ये बगैर मीडियम के भी ट्रेवल कर सकती हैं, ये फोटोन से मिलकर बनी हुई होती हैं, इनकी स्पीड 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 है। बस इनमें फर्क किस चीज का होता है, इनमें फर्क होता है 3 बातों का, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं अगर आपके पास, तो ये है जी रेडियो वेव, ये है माइक्रोवेव, ये है इंफ्रारेड वेव, ये है विजिबल लाइट, ये है अल्ट्रा वायलेट, ये है एक्सरे और ये है गामा रे। ये हैं जी 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन सब की 2-4 कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। क्या जी, पहली कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होती हैं ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर का मतलब बगैर मीडियम के भी ये ट्रेवल कर सकती है। पहली प्रॉपर्टी सब में आपको क्या मिलेगी, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। दूसरी प्रॉपर्टी कॉमन इनमें क्या होगी, फोटोन से बनी हुई होती है, फोटोन से ये बनी हुई होती है। यानी कि ये पार्टिकल नेचर की नहीं होती फोटोन, क्योंकि ये जो फोटोन होता है हमने मैट्रिक में भी पढ़ा है और हमने यहाँ पर भी पढ़ा है, इंटर में भी पढ़ा है कि ये जो फोटोन्स होते हैं ये ड्यूल नेचर रखते हैं, इनके अंदर पार्टिकल और वेव दोनों तरह की खूबियां होती है, तो इसलिए आप पार्टिकल नहीं कह सकते फोटोन को। तो ये सातों जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, इनमें 2 बातें कॉमन हो जाती हैं। पहली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर की है ये। दूसरा, फोटोन से बनी हुई। और तीसरा, इन सब की स्पीड एक जैसी है। सी से हम इनकी स्पीड को डिनोट करते हैं, और कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में बता रहा हूं मैं आपको ये स्पीड। वैक्यूम में इनकी स्पीड क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8, सबकी यही स्पीड है। तो ये जो 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ये उनकी कॉमन फीचर्स होती हैं, ये उनकी कॉमन फीचर्स कहलाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की होती है, फोटोन से बनी हुई होती है, सबकी स्पीड एक जैसी है। फिर फर्क क्यों है, क्यों अलग अलग हमने इनका नाम रखा हुआ है, 3 बातों का फर्क होता है। एक, इनमें फ्रीक्वेंसी का फर्क होता है। दूसरा, इनमें वेवलेंथ का फर्क होता है। तीसरा, इनमें एनर्जी का फर्क होता है। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे सिर्फ एनर्जी के फर्क को आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे लिए एनर्जी इस वक्त चैप्टर में मायने रखेगी, नहीं तो तीनों का फर्क है। एनर्जी इसकी सबसे कम होती है जी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और गामा की सबसे ज्यादा एनर्जी है। यानी यूं क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यानी एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो रेडियो वेव सबसे कम एनर्जी होती है, फिर इससे थोड़ी सी ज्यादा होती है माइक्रोवेव, उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है इंफ्रारेड वेव की। अब रेडियो वेव कौन सी होती है जी, जो आपके मोबाइल में से निकलती है। देख लें, आपके मोबाइल में से जो रेडिएशन निकलती हैं, इतनी कम एनर्जी है कि आपको महसूस भी नहीं होती उनकी। माइक्रोवेव कौन सी एनर्जी होती है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो आपके माइक्रोवेव में से निकलती है। अब माइक्रोवेव की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो 5-10 मिनट बाद खाना गर्म हो जाता है, थोड़ी सी ज्यादा है। अब इंफ्रारेड कौन सी होती है, वो एनर्जी जो आपको हीट की शक्ल में महसूस होती है। अब इंफ्रारेड की तो आप भी महसूस करने लग गए, आपको हीट की सूरत में महसूस होती है। विजिबल की एनर्जी आपको आंखों में महसूस हो जाती है, ज्यादा लाइट कर दूंगा महसूस हो जाएगी। अल्ट्रा वायलेट, सूरज के अंदर अल्ट्रा वायलेट होती है, इसकी एनर्जी इतनी है कि आपकी स्किन जलना शुरू हो जाएगी, और ज्यादा एनर्जी हो गई, स्किन तक जलना शुरू हो जाती है। एक्सरे की इतनी ज्यादा है कि वो आपके जिस्म को क्रॉस करके हड्डियों से रुक जाती है, यानी अब आपकी खाल को क्रॉस कर गई, गोश्त को क्रॉस कर गई। और गामा की इतनी ज्यादा है कि वो तो आपकी हड्डी को भी क्रॉस कर जाएगी। तो एनर्जी का फर्क है। इट मींस जिस हम गामा रे को जो हम पढ़ लें, हाईएस्ट एनर्जी होती है इनकी, हाईएस्ट एनर्जी पूरे स्पेक्ट्रम के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की है, हाईएस्ट एनर्जी है।
न्यूट्रल होते हैं जी, कोई इनके अंदर चार्जेस नहीं होते, कोई ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल होता है। ये फोटोन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये है गामा रे, फोटोन से बनी हुई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी सबसे ज्यादा एनर्जी है, कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, ये तीन तो इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज है जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस करी। अब मैंने एक प्रॉपर्टी आपको बतानी है, क्योंकि वो एक प्रॉपर्टी इस चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में हमें देखनी होगी, या यूं कह लो कि हम उसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, और उस प्रॉपर्टी का नाम है आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी। आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा हमने डिटेल में देखना होगा, क्योंकि जिन दो डिवाइसेस को हम पढ़ना चाह रहे हैं, विल्सन क्लाउड चैम्बर और गीगर मूलर काउंटर, उन दोनों में इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये आयोनाइजेशन क्या होती है, पहले जरा इसको समझ लेते हैं। आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होता है इसको, मैं आपको फिर भी बताता हूँ। सपोज करें ये मेरे पास एक एटम है, ये उसका इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है जी, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। इस वक्त इस एटम को हम न्यूट्रल एटम कहते हैं। न्यूट्रल एटम किसको कहा जाता है जी? ऐसे एटम को जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर हो। यानी अगर इलेक्ट्रॉन इस एटम में 10 हैं तो प्रोटॉन भी 10 होंगे, इलेक्ट्रॉन 20 हैं तो प्रोटॉन भी 20 होंगे। हम 10 ले लेते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितने होंगे? 10 प्रोटॉन ही होंगे। तो ये न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज है, कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए न्यूट्रल कह रहा है। ये न्यूट्रल एटम होता है। ऐसा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है, उनको हम न्यूट्रल एटम्स कहते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक ऐसा न्यूट्रल एटम ले लिया जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। अब अगर मैं इस एटम में से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल, एक इलेक्ट्रॉन को मैं इजेक्ट कर दूं, इजेक्ट कर दिया जी मैंने एक इलेक्ट्रॉन, अब क्या होगा जी मेरे पास? अब मेरे पास ये तो जाए, ये जी वो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर निकाल दिया था मैंने, अब इसको हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। और अब मेरे पास ये एक एटम है जी, एक ऐसा एटम जिसके अंदर अब इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई है। 10 थे, मैंने एक निकाल दिया, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए इसके अंदर? 9 इलेक्ट्रॉन रह गए। जबकि प्रोटॉन तो मैंने नहीं निकाला, प्रोटॉन अब भी 10 है। तो अब ये इक्वल नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद इक्वल नहीं है। ऐसे एटम्स को जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद इक्वल नहीं होती, उनको हम कहते हैं आइंस। आइंस कहा जाता है। अगर आप एक न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दें या शामिल कर दें, तो इलेक्ट्रॉन की या प्रोटॉन की तादाद अनइक्वल हो जाती है। अगर आप निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अगर आप डालोगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है और नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्ज लेके चलना है, इलेक्ट्रॉन निकालने वाले सिनेरियो को लेके चलना है। तो अगर मेरे पास एक न्यूट्रल एटम है, यानी ऐसा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है, और उसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दूंगा, तो अब एटम जो है वो एटम नहीं रहेगा, वो न्यूट्रल एटम नहीं रहेगा, अब हम उसको कहेंगे आइन। और आइन क्या होता है? ऐसे एटम्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद बराबर नहीं होती, लिहाजा उस पर कोई चार्ज आ जाता है, या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है या नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस सिनेरियो में हमारे पास इस एटम पर क्या, इस आइन पर क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ये प्रोसेस कहलाता है आयोनाइजेशन। कन्वर्टिंग अ न्यूट्रल एटम इनटू आइंस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। अगर आप न्यूट्रल एटम को आइन में कन्वर्ट कर दें, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, इस प्रोसेस को आप कहते हैं आयोनाइजेशन। कई तरीकों से होता है। हीट के जरिए किया जाता है, आप हीट करते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज के जरिए किया जाता है, आप इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाता है। और रेडिएशंस के जरिए आयोनाइजेशन की जाती है। तीसरा मेथड है जी बाय रेडिएशंस। रेडिएशंस के जरिए भी आप इन इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो आयोनाइजेशन हो गया, ये केमिस्ट्री से लिंक होता है, लेकिन हमें बताना था तो उसे बता दिया। दोबारा रिपीट करता हूँ। न्यूट्रल एटम मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद बराबर। अगर इस न्यूट्रल एटम में से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे, तो अब जो आपका एटम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद बराबर नहीं होती। निकाला इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, इसको आप कहते हो आइंस। और इस प्रोसेस को, एटम को, न्यूट्रल एटम को आइन में कन्वर्ट करना आयनाइजेशन कहलाता है। अब आयनाइजेशन मैंने आपको बताया जी 3 तरीकों से होती है। या तो आप जो है वो हीटिंग के जरिए भी एटम्स में से इलेक्ट्रॉन को निकाल के आइन बना सकते हैं, या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के जरिए भी आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें और एटम जो है वो आइन बन जाएगा। और तीसरा तरीका होता है जी रेडिएशंस। रेडिएशंस को अगर आप किसी मटेरियल में से गुजारेंगे
तो भी उसके इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और आयन बन जाएगा। ठीक है, हमने इस तरीके को देखना है रेडिएशन। अब हमें चूंकि रदरफोर्ड बता चुके हैं जी कि हमारे पास रेडिएशन 3 किस्म की है, अल्फा बीटा गामा। तीनों की रेडिएशन में फर्क है, अल्फा बीटा और गामा, तीनों की रेडिएशन में यानी कि तीनों की आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी में फर्क है। अल्फा की सबसे ज्यादा होती है आयोनाइजेशन, इसकी सबसे ज्यादा है। बीटा की आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी थोड़ी सी कम है, जबकि गामा की बहुत कम है। ये ध्यान में रख लेगा। हाईएस्ट आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी किसकी है जी? अल्फा की। मैं रीजन देता हूं आपको। हाईएस्ट किसकी है? अल्फा की। फिर मॉडेस्ट है जी बीटा की, दरमियानी। और सबसे लोएस्ट है जी किसकी? गामा की। यानी कि अल्फा बहुत ज्यादा आयनाइजेशन कर सकता है। अल्फा जो है एटम्स को आयन में कन्वर्ट कर देगा बड़ी जल्दी और ज्यादा। बीटा कम करता है और गामा तो बहुत कम करता है। ठीक है जी, अब मैं इसका रीजन देता हूँ अल्फा क्यों करता है जी सबसे ज्यादा। ये आपके पास है जी एक एटम, ये एक एटम है और एटम पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये उसका न्यूक्लियस है। अब ये जो आप अल्फा पार्टिकल अल्फा रे गुजार रहे हैं, सपोज करें आप कौन सी रे गुजार रहे हैं? अल्फा रे। अब हम जानते हैं जी कि अल्फा रे पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और वो भी कितना है जी? डबल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि 2 प्रोटॉन है। अब ये अल्फा पार्टिकल जब आपके एटम के करीब से गुजरेगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है अल्फा का, ये इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। अट्रैक्शन आ जाएगी यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है और इस रेडिएशन के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन भी इसके साथ निकल जाएगा। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन निकल गया ड्यू टू अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन भी वो डबल है, पॉजिटिव एक नहीं है, दो है। यानी कि अगर डबल डिस्टेंस से भी जा रहा होगा तो भी अट्रैक्ट कर लेगा। दो पॉजिटिव चार्जेस याद रखिएगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन थे। तो अल्फा रे की आयनाइजेशन प्रॉपर्टी किस वजह से आ रही है? क्योंकि अल्फा के अंदर पॉजिटिव चार्ज है। जब ये एटम के करीब से गुजरेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज रखते हैं वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अल्फा से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एटम में से निकलेगा, अल्फा के साथ जाके चिपक जाएगा। अल्फा जो है वो हीलियम आयन बन एटम बन जाएगा और आपका एटम जो है वो न्यूट्रल हो गया, आयन बन गया। देखो ना, इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया तो अब ये क्या बन गया? ये आयन बन गया। तो अब मैं आपको बता चुका हूँ अल्फा रे की आयनाइजेशन प्रॉपर्टी कैसे आ रही है, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग होती है और फिर डबल है जी। इसका मतलब है अल्फा अगर दूर से भी गुजरेगा तो भी इसकी जो पॉजिटिव अट्रैक्शन है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट इजीली कर लेगी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डबल अट्रैक्शन की पावर है, 2 पॉजिटिव साइन है। तो इसलिए अल्फा की आयनाइजेशन प्रॉपर्टी है जी बिकॉज ऑफ इट्स साइन। और ज्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स डबल चार्ज। दो चार्ज होने की वजह से अगर आपका अल्फा रे काफी दूर से भी गुजर रहा होगा तो भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा। बीटा पे आते हैं, बीटा रेस। अच्छा जी, बीटा रे हमें पता है जी ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और ये आपका इलेक्ट्रॉन है, एटम है जी, और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब बीटा रे गुजर रही है जी, बीटा रे पर नेगेटिव चार्ज है। अब बीटा रे पर नेगेटिव चार्ज है जी वो इलेक्ट्रॉन का इक्वल है, बराबर चार्ज, यानी दोनों तरफ से बराबर रिपल्शन की फोर्स लगी। अब जब बीटा रे आपका यहाँ से गुजरेगा तो अब आपका बीटा रे इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा, इलेक्ट्रॉन आपकी बीटा रे को रिपल करेगा। तो बीटा रे आपकी जो है वो थोड़ी सी डाइवर्ट भी हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन आपका रिपल्शन की वजह से इजेक्ट हो जाएगा। यहाँ अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्शन की वजह से। देखो ना, नेगेटिव नेगेटिव आप करीब कर रहे हो तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिपल होना शुरू हो जाएगा और एटम से बाहर निकल जाएगा। तो दैट इज वाई बीटा में भी आयनाइजेशन प्रॉपर्टी है, क्योंकि बीटा में नेगेटिव चार्ज है और जब वो एटम के करीब से गुजरेगा तो उस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगी। बीटा रे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को रिपल करता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। कम क्यों है जी? क्योंकि बराबर चार्ज है दोनों पे। बीटा पे 2 नेगेटिव नहीं है, सिर्फ नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। लिहाजा बीटा की आयनाइजेशन के लिए जरूरी है बीटा एटम के करीब से गुजरे। अगर दूर से गुजर रही होगी, दूर से गुजर रही होगी तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लॉ पढ़े कि डिस्टेंस जो है अगर आप बढ़ा दोगे तो रिपल्शन कम हो जाएगी। अब आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया, रिपल्शन कम होगी, इतनी कम हो जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बीटा रे में आयनाइजेशन प्रॉपर्टी है क्योंकि साइंस मौजूद है। लेकिन कम क्यों हो रही है? क्योंकि चार्ज बराबर है। लिहाजा बीटा का आयनाइजेशन अगर आपको देखना है तो बीटा को एटम के बड़े करीब से गुजारना होगा। तीसरी है जी हमारे पास गामा। गामा की आयनाइजेशन सबसे वीक इस वजह से क्योंकि उसका कोई चार्ज नहीं होता। गामा रे की आयनाइजेशन वीक क्यों है? ये आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है
ये आपका पॉजिटिव न्यूक्लियस है। अब गामा आसपास से गुजरेगी, ऊपर नीचे से गुजरेगी, करीब से गुजरेगी, दूर से गुजरेगी, ना तो अट्रैक्शन होगी ना रिपल्शन होगी, क्योंकि बीटा पे कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रॉन को तो पता ही नहीं चलेगा कि हवा का झोंका कब आया कब निकल गया। तो जब गामा रेडिएशन अगर एटम के आसपास से गुजरेगी तो उस पर तो चार्ज ही नहीं है, तो ना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा अल्फा की तरह, ना इलेक्ट्रॉन रिपल होगा बीटा की तरह। एक ही कंडीशन है कि जिसपे आपकी बीटा रे इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगी, कि आपकी बीटा रे बिल्कुल सीधी जाके इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए। अब जब वो सीधी जाके टकराएगी तो आपके इस इलेक्ट्रॉन में अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देगी। बीटा की जितनी सॉरी गामा की जितनी भी एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रॉन में चली जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। और हमने थर्मल और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में यही देखा है कि जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है तो वो जंप मार देता है। तो जब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज होगी ये जंप मार के इजेक्ट हो जाएगा। बस एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर गामा इलेक्ट्रॉन से सीधा जाके डायरेक्ट स्ट्राइक हो जाए। तो गामा में भी रेडिएशन आयनाइजेशन प्रॉपर्टी है, गामा भी 100 में से एक एटम से डायरेक्ट टकरा जाएगा और उसको इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, लेकिन कम है। तो यूं हम कहते हैं कि इन तीनों रेडिएशन में अल्फा बीटा गामा में आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी है, बस फर्क किस चीज का है, ज्यादा या कम का। तो समराइज करूं अगर मैं, तो ये आपके पास एटम है जी, ये आपके पास एटम है, अजीब सा एटम हो गया, ये न्यू इलेक्ट्रॉन है। अल्फा अगर इतने दूर से भी गुजर रही है अल्फा रे, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन की वजह से आयनाइजेशन हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। बीटा रे को आयनाइजेशन करने के लिए करीब से गुजरना जरूरी है, क्योंकि उसके नेगेटिव रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। जबकि गामा की आयनाइजेशन के लिए जरूरी है कि गामा इस इलेक्ट्रॉन से जाके टकराएगी तो इसमें से इजेक्शन होगा। तो अल्फा की ज्यादा हो गई, इसकी दरमियानी हो गई, और इसकी सबसे कम है। ये बात जहन में रखिएगा, क्योंकि हम जिन डिवाइसेस का जिक्र करेंगे वो हमने इसी प्रॉपर्टी पर बनाई हुई है। ये तो हो गई जी आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी। क्या होती है ये मैंने आपको समझा दिया। तीनों रेडिएशंस के अंदर ये आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी है जी। क्यों है ये भी मैंने आपको बता दिया। दो में चार्ज की वजह से, एक में एनर्जी ट्रांसफर करने की वजह से। और किसमें ज्यादा है किसमें कम है ये भी मैंने आपको बता दिया। कुछ क्लेवर साइंटिस्ट थे। देखिए एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, ये रेडिएशन भले तीन किस्म की हैं लेकिन नजर नहीं आती है। अगर आपको मैं एक रेडियो एक्टिव मटेरियल दे दूं ना, ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है। अब हम तो जानते हैं कि इसमें से अल्फा बीटा गामा निकल रही होगी, लेकिन अगर आप इसको एक्चुअल में देखेंगे आपको नजर ही नहीं आएगी। आपने कभी वो देखा रेडियम घड़ियों की टंडियों में लगा हुआ होता है, हमारी कुछ तस्बीहों में मौजूद होता है, हमारे खटकों में मौजूद होता है, वो रेडियम होता है। जो अंधेरा करते हैं तो चमक रहा होता है, उसको हम कहते हैं रेडियम। कभी उसमें से आपको रोशनी निकलती हुई नजर आई? नहीं। अंधेरा करोगे तो आपको उसकी कुछ लाइट नजर आना शुरू हो जाती है, थोड़ा बहुत चमकता है, लेकिन दिन में उजाले में आपको नजर आ रही होती है उसकी रेडिएशन नहीं। आपको जब नजर ही नहीं आती तो आप कैसे डिटेक्ट करोगे उसमें अल्फा बीटा गामा कौन सी? लेकिन हम जानते हैं अल्फा ज्यादा खतरनाक नहीं है, बीटा भी, लेकिन गामा बड़ी खतरनाक है। हमें मालूमात होनी चाहिए कि हमारे पास ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये कौन सी रेडिएशन खारिज कर रहा है, ये कौन सी रेडिएशन निकाल रहा है। ये अल्फा है, बीटा है, गामा है, कौन सी है? ये कहलाती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडिएशन, डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन। हमें रेडिएशन को डिटेक्ट करना है, क्योंकि आंखों से तो हम डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन, ठीक है जी। तो हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं हम जानते हैं कि वो तीन तरह की रेडिएशन दे रहा होता है, अल्फा बीटा या गामा। लेकिन वो विजिबल नहीं है, नॉट विजिबल, आंखों से नजर नहीं आती वो। आपको पता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में तो खाली आप एक को देख सकते हो। ये जो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताया ना, इसमें आप खाली इसको देख सकते हैं बस, गामा शामा कुछ नजर नहीं आती। तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से ये अल्फा बीटा गामा जो आपको निकल रही है ये नजर नहीं आती। आपने डिटेक्ट करनी है जी, आपने ये पता करना है कि ये जो मेरे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल है इसमें से जो रेडिएशन निकल रही है ये अल्फा है बीटा है गामा है। इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए, रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कई डिवाइसेस आज की तारीख में मौजूद है, जिनमें से हमने दो डिवाइसेस पढ़नी है। पहली डिवाइस है विल्सन क्लाउड चैम्बर, विल्सन क्लाउड चैम्बर, और दूसरी डिवाइस जो हम पढ़ेंगे वो है गीगर मूलर काउंटर। विल्सन क्लाउड चैम्बर खाली रेडिएशंस को डिटेक्ट कर पाता है, बस ये बता देगा आपको कि आपके पास जो रेडिएशन है वो अल्फा है बीटा है या गामा है। लेकिन जो गीगर मूलर काउंटर है वो आपको इस रेडिएशंस की स्ट्रेंथ भी बता देता है कि ये रेडिएशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है।
ज्यादा है अल्फा या कम है अल्फा, ज्यादा है गामा या कम है गामा। तो वो जो गीगर मूलर काउंटर है वो जरा ज्यादा अच्छी डिवाइस है। बहरहाल हमें दोनों पढ़नी है। तो हम पहले बात करेंगे जी किसकी, इसकी विल्सन क्लाउड चैम्बर की। अब इसके नाम पे जरा फोकस करें अगर हम, विल्सन क्लाउड चैम्बर, तीन वर्ड आ रहे हैं जी। पहला वर्ड विल्सन क्यों आ रहा है जी, क्योंकि इस डिवाइस को जिसने इन्वेंट किया था उस शख्स का नाम था विल्सन। तो जिस शख्स ने इसको इन्वेंट किया है उसके नाम पे इसका पहला वर्ड आ गया विल्सन। इसको हम क्लाउड क्यों कह रहे हैं, इसके नाम में क्लाउड क्यों आ रहा है। क्लाउड मतलब होता है बादल। आपको इस डिवाइस के अंदर फॉग फॉग सा नजर आ रहा होता है। आप जब इस डिवाइस को देखोगे तो आपको इसके अंदर जो है ना फॉग फॉग सा नजर आ रहा होगा, बादल, धुआं धुआं सा टाइप का ये। और आपको देखते ही वो लगेगा यार ये तो कोई बादल वादल कैद किया हुआ है हमने। तो दैट इज वाई इसमें क्लाउड आ रहा है, क्योंकि इस डिवाइस में क्लाउड जनरेट होता है। और चैम्बर क्यों, क्योंकि ये चैम्बर की तरह अंदर से खाली होता है। चैम्बर तो कहते हैं ना रूम को, बाहर से बड़ा नजर आ रहा है अंदर से खाली, इसलिए इसको आप चैम्बर कह रहे हो। तो विल्सन ने एक ऐसा चैम्बर बनाया था जिसमें क्लाउड है, यूं कह लो आप। विल्सन ने एक ऐसा चैम्बर बनाया था जिसमें बादल कैद हुआ हुआ था। ये डिवाइस का नाम। फंक्शन मैं आपको बता चुका हूं जी। इस डिवाइस का काम होता है डिटेक्शन ऑफ रेडिएशन। यानी अगर मैं इसके सामने एक न्यूक्लियर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दूं, उसमें से रेडिएशन निकल रही होंगी, तो ये डिवाइस मुझे बता देगी कि उसमें से अल्फा निकली, बीटा निकली या गामा निकली। अब इसकी जरा कंस्ट्रक्शन देखते हैं, यानी इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, प्रिंसिपल देखते हैं, और उसके बाद फिर इसकी वर्किंग पर बात करेंगे। तो अब इसका कंस्ट्रक्शन पर आते हैं। देखिए जी, एक खाली चकोर डब्बा है ये एक्चुअल में। ऐसा खाली डब्बा होता है ये नहीं जी, मैंने भी बना दिया। एक चकोर सा बॉक्स है ये ले जी, 3D बनाया मैंने। एक डब्बा है जी, दैट इज वाई इसको आप चैम्बर कह रहे होते हैं। एक डब्बा है जी अंदर से खाली होता है। अब इस डब्बे की चार वॉल है जी। ऊपर वाली जो वॉल होती है ये वाली, इधर आपने शीशा लगाया हुआ होता है। यहाँ पर आपने ना इसके मिरर फिट किया हुआ होगा, ये मिरर है, ग्लास टॉप मिरर की हो गई। इसी तरीके से दोनों साइडों पे आपने मिरर लगाए हुए होते हैं। यहाँ पर भी एक मिरर लगा हुआ होता है, यहाँ पे भी। अच्छा, ये मिरर वो मिरर नहीं है जिसमें हम अपना मुंह देखते हैं, ये खिड़की वाला ट्रांसपेरेंट मिरर है, यहाँ विंडो कह लो इसको आप। तो ये एक चैम्बर है जी जिसके ऊपर जो है एक ग्लास विंडो मौजूद है, ग्लास विंडो। और साइडों में भी आपको दो शीशे बने हुए नजर आ रहे हैं, एक ये रहा ग्लास विंडो और एक ये रहा ग्लास विंडो। इस ग्लास विंडो से हम रेडिएशन देते हैं जी। जिन रेडिएशन को आपने डिटेक्ट करना है ना, वो एक विंडो से आप रेडिएशन एंटर करते हैं चैम्बर के अंदर। तो आप यूं कह लो कि ये जो पहली ग्लास विंडो है, इधर से आपने चैम्बर में रेडिएशन को एंटर किया। ये जो दूसरी रेडिएशन है यहाँ पर, यहाँ से हम लाइट को चैम्बर के अंदर लाते हैं, क्योंकि चैम्बर के अंदर तो अगर चैम्बर पूरा पैक हुआ हुआ होगा तो अंधेरा होगा। अंदर हमें तस्वीर खींचनी होती है, तो अब तस्वीर खींचने के लिए आपको पता है जी रोशनी की जरूरत होती है। तो ये हम दूसरे चैम्बर, दूसरी विंडो से लाइट को अंदर चैम्बर में लाते हैं, इल्यूमिनेट करते हैं चैम्बर, चैम्बर अंदर से रोशन करते हैं। और ये जो तीसरा है जी ग्लास टॉप, इधर हमने कैमरा रखा हुआ होता है। यहाँ हमने क्या रखा हुआ होता है, कैमरा, ताकि हम चैम्बर के अंदर की तस्वीर ले सकें। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक चैम्बर है जिसकी छत पर एक शीशा है, साइडों पे एक शीशा है। एक से हमने चैम्बर के अंदर रेडिएशंस डाली, एक से हमने चैम्बर के अंदर रोशनी डाली, और फिर तीसरे चैम्बर से हमने, तीसरे हिस्से से, तीसरे विंडो से हमने कैमरे की मदद से अंदर चैम्बर की तस्वीर ली। उसके बाद नीचे की तरफ एक पिस्टन लगा हुआ होता है। ठीक है, अगर मैं इसको 2D में बनाऊं, ये चैम्बर है जी। तो ये जो नीचे है ना, नीचे यानी कि क्या कहते हैं इसको, फ्लोर, फ्लोर पे ऐसा एक पिस्टन लगा हुआ होता है, मूवेबल पिस्टन, ऊपर नीचे मूव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पिस्टन, ये जो ना ये हिस्सा, मैं इसको ब्लू से बना देता हूँ ये। तो समझ लो आप नीचे की तरफ ये क्या लगा हुआ है जी, ये एक पिस्टन है जी। ये एक पिस्टन हो गया जी। पूरा फ्लोर जो है ना आपका, ये पिस्टन है जी। यानी कि फ्लोर ऊपर नीचे हो सकता है लिफ्ट की तरह, यानी चैम्बर के साइज को आप छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है जी, ये ऐसे नीचे डंडी आवे इसकी। अब देखो ना, ये पिस्टन मैं ऊपर करूंगा अगर, तो ये चैम्बर या पिस्टन यहाँ आ जाएगा, और हमारे पास चैम्बर का साइज जो है वो सिर्फ स्मॉल हो जाएगा। तो नीचे की तरफ हमने क्या लगाया हुआ है, एक
पिस्टन लगाया हुआ है, पिस्टन की मदद से हम चैम्बर के अंदर के वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर हम पिस्टन को ऊपर लाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, पिस्टन को नीचे लाएंगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। अब इस चैम्बर के ऊपर की तरफ, अब ये चैम्बर है सपोज करें ना, ये जो सॉरी पिस्टन जो है मैं लिख देता हूँ, ये क्या है पिस्टन। पिस्टन के ऊपर की तरफ हमने एक फोम रखा हुआ होता है, यहाँ हमने एक फोम रखा हुआ होगा, एक फोम पतला सा मैट्रिक्स की तरह का एक फोम रखा हुआ होता है, और इस फोम को हमने अल्कोहल में डुबोए हुआ होता है। ये किसके अंदर सोक हुआ हुआ होता है? सोक्ड इन अल्कोहल। अल्कोहल में ये डूबा हुआ होता है, अल्कोहल ही लिया जाएगा और कुछ भी नहीं। इसकी वजह वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये है जी बस इतना सा विल्सन क्लाउड के अंदर एक चकोर बॉक्स है, जिसकी दो साइडों पे विंडोज हैं, ग्लास विंडो, और एक टॉप पर ग्लास विंडो है। नीचे एक पिस्टन लगा हुआ है। पिस्टन की जो विंडोज हैं, एक विंडो से आप रेडिएशन एंटर करते हैं, एक विंडो से आप लाइट डालते हैं, और जो टॉप है आप उससे तस्वीरें खींचते हैं बकायदा कैमरे को यूज करके। फ्लोर पर आपने पिस्टन लगाया हुआ है, पिस्टन को मूव करके हम चैम्बर के वॉल्यूम को कम ज्यादा करेंगे, और उस पिस्टन के ऊपर हमने एक फोम रखा हुआ है जिसमें अल्कोहल मौजूद है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रिंसिपल पर बात करते हैं जी, कौन कौन से अंदर जो है वो प्रिंसिपल्स यूज होंगे इस डिवाइस के अंदर। प्रिंसिपल तो दो है जी, दो चीजें है, इससे लिखते हैं दो प्रिंसिपल। एक तो आयोनाइजेशन, वो तो हमने पढ़ लिया ऊपर। आयनाइजेशन का मतलब है न्यूट्रल एटम्स होंगे, अगर आप रेडिएशन को गुजारेंगे तो वो न्यूट्रल एटम्स टूट जाएंगे, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और वो आइंस बन जाएंगे। तो हम ये जो भी रेडिएशन हम पास करेंगे अंदर, हमारे पास जाहिर बात है अगर एटम्स मौजूद होंगे तो वो आइंस बन जाएंगे, आयनाइजेशन होगी। दूसरा है जी प्रिंसिपल जो यूज होगा वो है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, अब ये आपका केमिस्ट्री का टर्म है। ये क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करें, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सपोज करें जी ये मेरे पास एक वाटर है, एक ग्लास के अंदर मेरे पास पानी मौजूद है, ये पानी मौजूद है, और मुझसे कहा जाता है कि जी ये पानी जो है वो 100 लीटर या 100 मिलीलीटर पानी है, और इस पानी में हद से हद सिर्फ 10 ग्राम नमक में डिजोल्व कर सकता हूँ। सोल्यूशन आपने पढ़े होंगे कि ये जो फिर पानी होता है इसको आप कहते हो सॉल्वेंट, और ये जो आप नमक डिजोल्व कर रहे हो इसको आप कहते हो सॉल्यूट। तो मेरे पास 100 मिलीलीटर पानी, और मुझे बताया गया है कि इस 100 मिलीलीटर में आप हद से हद 10 ग्राम तक का नमक डिजोल्व कर पाएंगे। 10 ग्राम नमक इसमें डिजोल्व हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अगर मैं इसमें 10 के बजाय 5 यानी कम डालू, 9, 7, 8, 6, ऐसा सोल्यूशन कहलाता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि उसमें मजीद गुंजाइश है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, देखो मिसाल के तौर पे ये 10 ग्राम है, मैंने 5 ग्राम डाल दिया, अब इसका मतलब है मैंने गुंजाइश से कम डाला है, अब भी मैं इस सोल्यूशन में फर्दर सॉल्यूट ऐड कर सकता हूँ। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर आप मजीद सॉल्यूट ऐड कर सकते हो उसको आप कहते हो अनसैचुरेटेड। ठीक है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें आप मजीद सॉल्यूट को ऐड कर सके। तो अगर मैंने नमक जो है या सॉल्यूट जो है वो लेस देन 10 रखा हुआ है तो ये हो जाएगा जी लेस देन 10 ग्राम, तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। अगर जितनी गुंजाइश है उतना ही डाल के मैं सोल्यूशन बना दूं, 10 ग्राम की गुंजाइश है 10 ग्राम ही डाल दूं, ये सोल्यूशन कहलाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि जितनी गुंजाइश है उतना ही मैंने सॉल्यूट डाल दिया, ना कम ना ज्यादा। तो मिसाल है, अगर आपके पास लेस जो है आपके 10 रुपए की मिलती है और आपके पास 10 रुपए ही मौजूद हो, ये है सैचुरेटेड। और लेस 10 रुपए की मिलती है और आपके पास 5 रुपए मौजूद हो, 6 रुपए मौजूद हो, 7 रुपए मौजूद हो, तो ये है अनसैचुरेटेड। आपके पानी में 10 ग्राम आ सकता है, आपने कम डाला हुआ है, मजीद डाल सकते हैं, गुंजाइश है, अनसैचुरेटेड। और जितनी लिमिट है उतना ही डाला हुआ है, तो ये कहलाता है सैचुरेटेड। अब हम क्या करते हैं जी, हम इसको हीट करते हैं सोल्यूशन में। सोल्यूशन को आप क्या करते हो, हीट। अब हीट करने से आपकी ये जो कैपेसिटी है ये इंक्रीज हो जाएगी। अब आप पहले तो इसमें सिर्फ 10 ग्राम डाल सकते थे, 10 ग्राम से ज्यादा डालते डिजोल्व नहीं होता, लेकिन हीट करने से क्या हुआ जी, ये इंक्रीज हो जाएगा जी, ये लेवल, इसको आप कहते हो सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होके 15 पहुंच जाएगी, और आप अब 5 ग्राम और डालते हैं। आप सैचुरेटेड सोल्यूशन लें, यानी आपने 10 ग्राम नमक डाला हुआ है। अब बज़ाहिर तो क्या होगा, आप उसमें नमक नहीं डाल सकते मजीद, क्योंकि आपने लिमिट डाली हुई है 10 ग्राम।
लेकिन आपने क्या किया, हीट किया। आपने जब हीट किया तो वो लिमिट बढ़ जाएगी, 10 से 15 ग्राम हो गई, अब आप 5 ग्राम और डाल सकते हो, और आप वो 5 ग्राम डाल दो। तो अब ये जो 15 ग्राम डालकर जो सोल्यूशन बना है, इसको हम कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। और सुपर सैचुरेटेड की कंडीशन क्या है जी, ये हीट करना, ये जहन में रखना है आपने। तो अगर आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन है का मतलब है कि जितनी गुंजाइश है आपने उतना डाला हुआ, और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब है कि अगर आप हीट कर देते हो, लिमिट बढ़ जाएगी, मजीद सॉल्यूट डाल दिया जाएगा। अब यहाँ यही प्रिंसिपल इस्तेमाल होगा, यहाँ यही प्रिंसिपल इस्तेमाल होगा। लेकिन इस प्रिंसिपल को अब हम इंशाल्लाह जो है वो, बल्कि एक काम करते हैं, 2 मिनट बाद दोबारा क्लास को रिज्वाइन करिएगा, ठीक है जी। इसके प्रिंसिपल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।